गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कहाँ तक हो गया था कल आपका? डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाना था, है ना? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इट इज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। किसने प्रपोज किया था ये मॉडल आपका? वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था इन 1953। ठीक है। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट है आपके, एरविन चारगाफ। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? अभी हम चारगाफ रूल पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। The ratio of adenine and thymine to guanine and cytosine is 1 and 1 remain constant. इन्होंने क्या बोला था कि जो रेशियो होता है एडेनिन और थाइमिन के बीच, ठीक है, वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जितने एडेनिन उतने ही आपके क्या होंगे? थाइमिन होंगे, और जितने गुआनिन उतने ही साइटोसिन होंगे। तो ये जो परसेंटेज है या क्वांटिटी होती है आपकी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन की, इट विल बी रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक। अब क्या होता है आपका, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है डीएनए को। ठीक है। और इसकी जो बैकबोन होती है आपके डीएनए की, वो किससे मिलकर बनी होती है? शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस से। शुगर एंड बेस क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और अगर उसमें हम फॉस्फेट ऐड कर देते, देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। आर प्रेजेंट टुवर्ड्स इनसाइड। किस तरफ रहते हैं ये बेसेस आपके? अंदर साइड पे। शुगर होता है, कैसे बनता है आपका? इधर शुगर, फिर यहाँ पे फॉस्फेट, और बेस कहाँ होगा? यहाँ पे। ऐसे ही होता है। फिर इधर भी आपका शुगर और इधर फॉस्फेट, है ना? तो मैम बेस कहाँ पे पाया जा रहा है? दोनों मैम शुगर के कलर बैकबोन चेंज के करते हैं। बीच में। क्लियर है इस लाइन का मतलब? द टू चेन्स हैव द अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या है? पैरेलल और एंटी पैरेलल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पैरेलल है, एंटी पैरेलल आपका। ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल तो चलेंगे, एक एक चेन इधर मूव कर रही है तो दूसरी चेन भी ऐसे सामने से मूव करेगी। ठीक है। लेकिन अगर इफ इट इज द 5' to 3', तो ये वाली चेन कैसी होगी? एंटी होगी। ठीक है। 3' इधर और 5' इधर। क्लियर है? ठीक है। तो इनकी पोलैरिटी कैसे होती है? अगर एक 5' to 3' है तो दूसरा कैसी होगी पोलैरिटी? 3' to 5' की पोलैरिटी होगी। अब बेस पेयर किससे बॉन्ड होते हैं आपके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये जो आपके बेस पेयर होते हैं वो किससे बाइंड होंगे? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है आपके दोनों बेस पेयर के बीच में। नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ बोथ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑलवेज द प्यूरिन बेस हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? वन न्यूक्लियोटाइड चेन इज लिंक्ड टू द पाइरिमिडीन बेस ऑफ द अनदर न्यूक्लियोटाइड चेन। दैट मीन्स व्हाट? अगर इस वाले चेन में प्यूरिन है, ठीक है, तो इस वाले चेन में कौन सा बेस आएगा आपका? पाइरिमिडीन। क्लियर है? अब यहाँ पे चेन और वाइस वर्सा टू मेक अ बेस पेयर। इस तरह से आपकी बेस की पेयरिंग होगी। ठीक है। एक बेस इधर, एक बेस इधर, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक पेयर। क्लियर? एडेनिन पेयर्स विद द थाइमिन। एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा? थाइमिन के साथ। एटी। ठीक है। और यूरेसिल इन आरएनए, अगर ये डीएनए है तो एडेनिन विल बी बाइंड विद द थाइमिन, और अगर आरएनए है तो कौन होगा थाइमिन की जगह पे? यूरेसिल। बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इस तरह का बॉन्डिंग होगा, एक के साथ डबल बॉन्डिंग। क्लियर है? ये इस तरह से। गुआनिन पेयर्स विद द साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन जो है आपका किस तरह से पेयर करेगा साइटोसिन के साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, लाइक दिस। The two polypeptide chains are coiled in a right-handed direction. जो इनका coiling होती है दोनों चेन का, वो किस डायरेक्शन में होती है आपकी? किस तरफ ऐसे घूमेगा? राइट हैंड डायरेक्शन में। The distance between the two base pair is, दो बेस पेयर की दूरी कितनी है? कल सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन। 0.34 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर होते हैं इस टर्न में? ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 बेस पेयर। एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स इज कितनी हो जाएगी? 3.5 नैनोमीटर। कैसे निकाला था हमने पिच? कैसे निकाला था? जितना डिस्टेंस दिया होगा बेस पेयर का और जितने टर्न आपके दिए होंगे पर बेस पेयर। ठीक है। मतलब आपका ईच टर्न में कितने बेस पेयर दिए हुए हैं और उन बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी, उनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पिच ऑफ हेलिक्स
आ जाएगा। ये तो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे दी जाती है न्यूमेरिकल में और पूछ लिया जाता है, तो बन जाएगा सबसे, Yes, ठीक है। ma'am. Yes. Stability of the helical structure is conferred by the presence of base pair one above the other. Stability किसके ऊपर होती है इस हेलिकल स्ट्रक्चर की? आपकी की बेस पेयर्स किस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. अभी देखो आते हैं, पहले चारगाफ रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। चारगाफ रूल पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चारगाफ रूल है क्या? एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे। दिस रूल इज गिवन बाय सर एरविन चारगाफ, ठीक है। किसने दिया था ये रूल आपका? एरविन चारगाफ। ठीक, तो इन्होंने बोला क्या था? इन्होंने स्टेटमेंट दिया था एक कि अमाउंट ऑफ ग्वानिन शुड बी द इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। क्या बोला था इन्होंने? अमाउंट ऑफ ग्वानिन शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। इससे आते बेटा न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ एडेनिन should be equal to amount of थाइमिन, ठीक है। जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही अमाउंट किसका होगा? थाइमिन का। और जितना अमाउंट ग्वानिन का है उतना ही अमाउंट किसका होगा? साइटोसिन का होगा। क्लियर है? क्लियर। तो चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताओ। पहले तुम लोग फिर मैं कैलकुलेशन करना सिखाती हूँ। इफ एडेनिन इज इक्वल टू 20%, एक डीएनए का स्ट्रैंड है जहां पे एडेनिन का क्वांटिटी कितना है? 20%। सो कैलकुलेट सी, साइटोसिन निकालो। बताओ चैट बॉक्स में कितना होगा? 80%. कितना होगा 80%. चैट बॉक्स में? बताओ चैट बॉक्स, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब लोग, जल्दी जल्दी। सी का वैल्यू बताओ कितना होगा अगर ए 20% है तो? साहिद ने आंसर दे दिया, बाकी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। कितने परसेंट होना चाहिए साइटोसिन अगर एडेनिन 20 है तो? यस दिशा, गुड। यस गुड प्रशांत। नो क्षितिज। साहित्य ने सही कर लिया अपना आंसर। देखो यहाँ पे एडेनिन कितना है बेटा आपका? टोटल हमेशा कोई भी कंटेंट कितना मानोगे? टोटल कंटेंट कितना मानोगे हमेशा? 100%। टोटल कंटेंट कितना मानते हो? 100%। एडेनिन कितना है आपका? 20% है। तो जितना क्या बोला है रूल में, जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही अमाउंट थाइमिन का होगा। तो अगर एडेनिन 20% है तो थाइमिन विल बी ऑल्सो 20% होगा। थाइमिन 20% कितना हो गया? 20 + 20 कितना हो गया टोटल आपका? 40। तो 100 में से 40 माइनस किया तो हमारा कितना हो गया? 60% रिमेनिंग बचा। अब से 60% रिमेनिंग में साइटोसिन भी है और ग्वानिन भी है, तो हाफ कर दें, हाफ कर दें। तो आपका साइटोसिन कितने परसेंट हो जाएगा? 30% हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ग्वानिन कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें आपका कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, तो क्या ये सही बात है? बताओ। Yes, ma'am. Ag इज इक्वल टू Ct होगा। Ag कितना है आपका? 20 + 30 50।
और इधर भी कितना है 50, तो दोनों का अमाउंट इक्वल हुआ, बोलो। देखिए क्लियर, समझ में आया कैसे निकालना है आपको? ठीक, चलो एक और कैलकुलेट करो। इफ C इज इक्वल टू 40 तो G कैलकुलेट करो। बाकी लोग भी रिप्लाई करो। साइड 10 तन्वी ने कर दिया, दिशा, आरी। यस, कितना हो जाएगा आपका? अगर साइटोसिन 40 है तो ग्वानिन भी क्या हो जाएगा आपका? 40। 40%। ठीक है, क्लियर। एडेनिन थायमिन का रेशियो निकालो। एडेनिन थायमिन का रेशियो निकालो इसी क्वेश्चन से। यस, एडेनिन थायमिन का बेटा अलग अलग निकालना है रुचि। यस दिशा, गुड। नो महक, नो नो। नो ध्रुव, ये भी 40 था, ये भी 40 था, टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। 100 में से 80 माइनस करोगे, कितना रिमेनिंग बचा? 20 आपका टोटल अमाउंट ऑफ ए और टी है, हाफ कर दो। हाफ ऑफ क्वांटिटी होगी ना ए की और टी की, तो 10 इसका हो जाएगा और 10 इसका। किसको दिक्कत है सही सही बता दो, इस रूल में इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में। ध्रुव क्लियर है अभी? महक क्लियर है बेटा? रुचि क्लियर, कैसे निकालना है? क्लियर है सबको? अगर मान लो टी दिया हुआ है 30% तो सी निकालो। चलो कैलकुलेट करो। टी 30% है, सी निकालो। साहित्य सही से कैलकुलेट करो बेटा। यस, अभी सही से कर लिया कैलकुलेशन। तन्वी क्या हुआ? कैलकुलेशन सही से करो। यस, इट इज 20। ठीक है, 30 कितना हो जाएगा? अगर टी 30 है तो ए भी 30 होगा, 60 हो गया। माइनस करो, कितना रिमेनिंग पोर्शन बचा? 40 रिमेनिंग बचा। 40 को हाफ कर देंगे। अब 40 का मतलब क्या है? साइटोसिन प्लस ग्वानिन। हमें दोनों का क्या चाहिए? इक्वल अमाउंट होता है, तो सी कितना होगा आपका? 20%। क्लियर है? बन Yes, जाएगा ma'am. अभी सबसे। यस मैम। पैकेजिंग की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? पैकेजिंग की बात करते हैं। ठीक, कि किस तरीके से पैकेजिंग होती है, पहले समझ लो फिर रीड करवाते हैं। ठीक है, अब ये डीएनए है, और डीएनए कैसा होता है आपका? डीएनए कैसा होता है? लेंथ वाइज की बात करें अगर हम, तो लेंथ कितनी होती है डीएनए की? 2.2 मीटर। 2 मीटर। कितना सारा लंबा है? लंबा। ठीक है, और इतनी छोटी सी सेल्स में इसको क्या करना है? एडजस्ट होना है। ठीक है, छोटी सी सेल में इसको एडजस्ट होना है, तो अभी क्या करेगा ये बताओ? Coiling. ठीक है, ये क्या करेगा? पैक्ड होगा। कैसा होगा ये? इसको क्या किया जाएगा? पैक किया जाएगा विद इन द प्रोटीन। कहाँ पैक कर दिया जाएगा इसको? प्रोटीन के साथ इसकी पैकेजिंग कर दी जाएगी, ताकि ये कॉम्पैक्ट हो जाए और एक छोटी सी सेल के अंदर आ जाए। ठीक है, ये प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा आपका? ये जो प्रोटीन होती है, जिस Stones. प्रोटीन के साथ इसको पैक किया जाता है, विच इज नोन एज
हिस्टोन प्रोटीन क्या कहलाती है आपकी? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब ये कैसी होती है नेचर में? इट इज बेसिक इन नेचर। कैसी होगी? चार्ज एंड बेसिक। ठीक है, बेसिक होती है। ठीक है, आपका डीएनए ऑलरेडी क्या है? एसिडिक। निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज है, तो इसको पैकेजिंग के लिए क्या चाहिए? कुछ बेसिक मटेरियल चाहिए। तो जो हम Yes. प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं, नेचर ने जो प्रोटीन सेलेक्ट किया है विच इज स्टोन प्रोटीन, विच इज बेसिक इन नेचर। अभी क्यों है ये बेसिक इन नेचर? क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको बेसिक बना रही है नेचर में? तो इसमें पाए जाते हैं 2 अमीनो एसिड्स। ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन कौन से 2 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो इसको क्या बनाते हैं? बेसिक बेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोन प्रोटीन किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। किस वजह से है? तो इसमें 2 आपके अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से? लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिस वजह से ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो क्या करेगा यहाँ पे, जैसे कोई एक बड़ा सा वायर हो, ठीक है, बड़ा सा वायर हो, अब उसको क्या कर दिया जाए? अगर ऐसे खोल के रख दोगे तो काफी सारा स्पेस लेगा, है ना? लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हेडफोन्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे करके जब आप न्यू हेडफोन खरीदते हो, सबसे सही एग्जांपल, तो वो कैसा होता है? छोटे से बॉक्स में असेंबल रहता है ना? वायर वाले जो आप हेडफोन खरीदते हो, क्या किया जाता है? उसको अच्छे से रैप करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक सेम लाइक दिस, आपका जो डीएनए है वो रैप रहता है। तो रैप करने के लिए क्या होगा? किसी चीज के ऊपर इस तरह से रैपिंग होगी इसकी। ठीक है, किसी चीज के ऊपर रैपिंग होगी। तो क्या किया जाता है आपका, जैसे ये कोई स्ट्रैंड है, तो ये स्टोन हो गया, इसके ऊपर क्या किया जाएगा? डीएनए को रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मान लो डीएनए आपका, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर क्या होगा? रैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन प्रोटीन क्या है आपका? स्टोन के लिए जाते हैं ऑक्टामर्स। क्या लेते हैं हम? स्टोन ऑक्टामर्स। ठीक है, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टा मीन्स 8। 8। ठीक है, तो स्टोन लिए जाते हैं यहाँ पे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन होते हैं। कौन कौन सा स्टोन होता है आपका? H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये 4 आपके क्या होते हैं? स्टोन होते हैं। तो ये कैसे आपका ऑक्टामर कैसे बनाएगा? 2 2 2 इस तरह से। ठीक है, ये क्या होगा? 2 आपके H2A आ जाएंगे, 2 आपके H2B आ जाएंगे। ये असेंबलीज दिख रही है यहाँ पे, ये इस तरह से Yes, ma'am. ऑल लाइक स्ट्रक्चर। ये सारे क्या है? आपके स्टोन है, जो क्या हो गए हैं? आपस में इस तरह से असेंबल हो गए, आपस में इस तरह से असेंबल हो गए। और ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? डीएनए। ये डीएनए क्या है आपका? डीएनए है। ठीक है, और ये डीएनए देखो इसके ऊपर रैप किया गया है, ये डीएनए इसके ऊपर रैप किया गया है। ठीक है, क्लियर? और कितना डीएनए रैप किया जाता है एक बार में? 200 बेस पेयर। एक बार में कितना डीएनए रैप किया जाएगा यहाँ पे? 200 बेस पेयर। एक ऑक्टामर पे जो रैपिंग होती है डीएनए की, वो कितनी होगी? 200 बेस पेयर की होगी। ठीक है, अब देखो ये एक स्ट्रक्चर था आपका। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर, ये आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल कहलाता है। ये स्ट्रक्चर देखो इस तरह से, एक ये एक हो गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका? ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं? काफी सारे ऑक्टामर एक दूसरे के साथ असेंबल्स होकर एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, विच इज नोन एज क्रोमेटिन। ठीक है, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये क्या कहलाता है आपका? क्रोमेटिन। क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन कहलाता है। क्लियर है? ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो यहाँ पे लिंक कर रहा है आपका, ये क्या कहलाता है? लिंकर। क्या कहलाता है ये? लिंकर। ठीक है, एक आपका न्यूक्लियोसोम हो गया, फिर क्या होगा आपका? ये पूरा बीडिंग तैयार हो गई, ये क्या करेगा? नेक्स्ट वाले ऑक्टामर से बाइंड करेगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट वाला ऑक्टामर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला ऑक्टामर, तो माला जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा एक। ठीक है, Yes, ma'am. और ये जो बीच में लिंकर होते हैं, ये होता है आपका H1। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टोन होता है आपका? H1। ठीक है, बाकी आपके ऑक्टामर में कौन कौन से स्टोन होते हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर है? यस मैम। In prokaryotes, DNA is organized as a large loop in the nucleoid region. आपका जो
प्रोकैरियोट्स होता है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है क्या? नो मैम, No, ma'am. इंक्लूजन है ना, हो जाती है। न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स तो इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, है ना। यूकैरियोट्स आपका क्या होता है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड टुगेदर बाय पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। यहाँ पे कैसे पाया जाता है आपका, न्यूक्लियोइड रीजन में एज इट इज पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है वहां पे, एब्सेंट होती है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स देयर अकर्स अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम। लेकिन आपका जो यूकैरियोट्स होता है यहाँ पे डीएनए जो होता है क्रोमोसोम में वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, डीएनए इज वोन अराउंड द कोर ऑफ स्टोन ऑक्टामर। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, आपके स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा होता है। ठीक है, वोन अराउंड दैट मीन्स चारों तरफ क्या है उसके, लपेटा गया है। टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, ये क्या कहलाता है आपका, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल। हिस्टोन कैसे होते हैं आपके, आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन एज दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन। कैसे अमीनो आपके प्रोटीन है, ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है आपका, दो बेसिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं विच इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, अब 5 तरीके के आपके स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से, H1 विच इज एक्ट एज अ लिंकर, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ स्टोन प्रोटीन है जिसमें से ये लास्ट वाले चारों मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्टामर। ये चारों मिलके क्या बनाएंगे आपके, ऑक्टामर बनाएंगे। और H1 क्या करेगा, Linker. एज अ लिंकर वर्क करेगा। ठीक है, H1 क्या करेगा, एज अ लिंकर वर्क करेगा। क्लियर है। Yes, ma'am. हिस्टोन यस मैम, ऑक्टामर हैज 2 मॉलिक्यूल ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन। आई बात समझ में, चारों हिस्टोन प्रोटीन के कितने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, 2। तभी तो 4 2 8 बन जाएगा, Yes, ma'am. है ना, ऑक्टामर बनेगा। एंड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन जीन रेगुलेशन, और यही क्या करते हैं, जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अ न्यूक्लियोसोम इज रिपीटिंग यूनिट इन क्रोमेटिन। अब ये जो न्यूक्लियोसोम बना ये बार बार क्या होगा, क्रोमेटिन में रिपीट करेगा। एक न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर लिंकर से बाइंड हुआ, दूसरा न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर लिंकर से H1 से बाइंड हुआ, फिर तीसरा, फिर ये ऑक्टामर बना, फिर तो ये क्या कर रहा है, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये जो यस मैम, न्यूक्लियोसोम है ये Yes. बार बार रिपीट हो रहा है और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन। ठीक है, ये सिंगल सिंगल जो मैं बना रही हूँ आपका सर्कल विच इज न्यूक्लियोसोम। Nucleus. ठीक है, और ये जो पूरा आपका चेन बनेगा विच इज क्रोमेटिन। Chromatin. ठीक है, अब इससे होता क्या है, ये इसलिए इस तरह से फॉर्मेशन किया जा रहा है ताकि डीएनए जो है वो आपस में इंटैंगल्ड ना हो जाए। ठीक है, उलझ ना जाए। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है डीएनए को फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड, उलझने से। बोलते हैं ना, जैसे धागा वगैरह होता है तो क्या होता है, आपस में इंटैंगल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज से क्या होता है, बचाता है ताकि अलग अलग रहे। न्यूक्लियोसोम कंटेन अराउंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोसोम क्या है, दैट सर्कल। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोसोम में अगर ये एक न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर है तो यहाँ पे ये जो रैपिंग हो रही है आपकी वो क्या होगी, 200 200 base. बेस पेयर। कितना डीएनए रैप हो जाएगा यहाँ पे, आपका चारों तरफ लपेटेगा 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑक्टामर आएगा और अगला 200 वहां पे होगा, फिर नेक्स्ट ऑक्टामर, फिर 200। क्लियर है। Yes, ठीक, ma'am. अब इसमें ये यस तो मैम, स्टोन प्रोटीन हो गया जो क्या कर रहा है आपको, Packing. पैकेजिंग का काम करा रहा है। लेकिन इस पैकेजिंग में कुछ आपके नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फर्दर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी बोला जाए वो क्या होता है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल में, हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए। क्लियर है। Yes, ma'am. अब देखो 2 टर्म यहाँ पे आते हैं, एक आता है आपका यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, अब यहाँ पे यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन है क्या आपका, कुछ क्रोमेटिन जो होते हैं वो फंक्शनली क्रोमेटिन होते हैं, एक्टिव क्रोमेटिन होते हैं। ठीक है, जब ये पूरा क्रोमेटिन बनेगा तो इसमें ये पूरा ये जो चेन बन रहा है ना, दिस फुल चेन इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पूरा चेन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन होंगे जो एक्टिव होंगे, कुछ बीच बीच में ऐसे रीजन पाए जाएंगे जो क्या होंगे, आपके इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, आपका हेट्रोक्रोमेटिन है, यू क्रोमेटिन। ठीक है,
डिफरेंस लिख लो इसका, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन का। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, आपका हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिन का वो पार्ट जो कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा विच इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। उल्टा लिख दिया भाई, इनएक्टिव ये वाला होगा ना। ये वाला क्या होगा आपका, इनएक्टिव पार्ट है। ठीक है, यू से यू कैरियोट्स याद रखना, तो ये वाला क्या होगा आपका, एक्टिव होगा। ये कैसा है आपका, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट। ठीक है, दूसरा ये कैसे होते हैं आपके, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये जो रीजन होगा यहाँ पे, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, टाइटली पैक्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा आपका, लूजली पैक्ड होता है। कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेनिंग, अगर इन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन की स्टेनिंग कर दी जाए, ठीक है, अगर इनकी क्या कर दी जाए, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन की स्टेनिंग कर दी जाए, तो बताओ कौन सा वाले में डार्क स्टेन होगा, किसमें लाइट स्टेन होगा। हीट्रो में डार्क हुआ है। मैम हिट्रो में डार्क। बताओ, जब कोई चीज, एक बात बताओ, कोई चीज बहुत टाइटली पैक्ड है, मतलब वहां पे कंडेंसेशन ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा। ज्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा वहां पे, ज्यादा। ज्यादा होगा, है ना। और यूक्रोमेटिन में क्या है, लूजली पैक्ड है, वहां पे उसका कंडेंसेशन उतना नहीं है, तो जब डाई डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा, कम। कम होगा। तो कौन सा वाला आपका लाइट होना चाहिए, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। क्यों, क्योंकि वहां पे लूजली पैक्ड है ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, ये इस तरह से था, और यहाँ पे क्या था, एक एग्जांपल दे रही, ये इस तरह से था, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ ज्यादा होगा, जहाँ पे मटेरियल ज्यादा है ना। जहाँ पे मटेरियल ज्यादा है तो क्या होगा ये आपका, बताओ। हीट्रोक्रोमेटिन में डार्क स्टेन होगा। यूक्रोमेटिन में तो लाइट। ये आपका डार्क स्टेन होगा। देखो समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक, अदरवाइज भूल जाती हैं चीजें दोनों। फिर लगता है कि अरे कौन सा वाला, पता तो रहता है कि ये चीजें होती हैं, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाता है किस वाले में थी। और जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा आपका, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, हेट्रोक्रोमेटिन, टाइटली पैक्ड होगा, डार्क स्टेन होगा। यूक्रोमेटिन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, लूजली पैक्ड है, और कैसा होगा, आपका लाइट स्ट्रेन होगा। ठीक है, क्लियर। मैम ये जो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट रीजन हाँ। है या दो टाइप्स है? ये आपका जो क्रोमेटिन के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसमें पाए जाते हैं। कुछ आपकी चीजें क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, और कुछ क्या होंगी, इनएक्टिव। इनएक्टिव पार्ट होगा। तो जो इनएक्टिव पार्ट होगा विच इज हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका डीएनए होता है वो क्या होता है, पूरा एकदम से एक्टिवली नहीं होता है। ठीक है, कुछ पोर्शन ही क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, यस मैम। अभी हम पढ़ते हैं डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। अभी देखो क्या हुआ था, जब मेंडल ने क्या किया, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया, फिर काफी सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो ये तो पता चला कि एक नाम दे दिया कि कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रही है आपकी, एज ए जेनेटिक मटेरियल कुछ तो है जो एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन जा रहा है, फैक्टर नाम दे दिया मेंडल ने, है ना। फिर क्या किया बाद में इसी को क्या बोला गया,
आपका जीन नाम दे दिया गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन अभी भी चीजें एश्योर नहीं हुई थी कि ऐसा है क्या, एक्चुअल में प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, या मतलब बेसिकली ये था कि प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, ऐसा है क्या जो क्या कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी आपकी जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं थी। तो क्या हुआ यहाँ पे, डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया और काफी सारी रिसर्च की, काफी सारे एक्सपेरिमेंट डन किए, जिससे हमको क्या किया, अलग अलग कंक्लूजन आए। ठीक है, चलो देखते हैं और फिर डिटेल में पढ़ेंगे सारे आपके एक्सपेरिमेंट। पहला सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से आपके, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, 1869 में इन्होंने क्या पाया कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में एज एन एसिडिक सब्सटेंसेस एंड नेम्ड इट एज अ न्यूक्लिन। इन्होंने क्या किया था 1869 में, क्या देखा फ्रेडरिक मिशर ने कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में वो कैसा होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, और इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन। ठीक है, फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया 1928 में, अभी हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक इन्फेक्टेड माइस लिया, ठीक है, और उसमें क्या देखा आपका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने माइस पे किया और पाया कि यहाँ पे कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि दैट थिंग इज व्हाट, क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्म, ये इनको पता ही नहीं था। ठीक है, फिर आपके दूसरे साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने क्या किया, इसके आगे की प्रोसेस की, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। दैट मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है। ठीक है, इन्होंने किस पे वर्क किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, इन्होंने बायोमोलिक्यूल पे वर्क किया कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनमें से क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, कुछ तो बायोकेमिकल चीज जा रही है वन जनरेशन टू अनदर, बट एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म हो क्या रहा है ये इन्होंने पता लगाया। ठीक है, हार्शी एंड चेज ने 1952 में प्रूव किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी तक हमें पता नहीं था, ठीक है, अभी तक हमें पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या, क्या चीज जा रही है। अभी फ्रेडरिक जो हार्शी एंड चेज थे इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है वो आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपके बैक्टीरियोफेज का डीएनए था उसकी प्रोटीन को और डीएनए को, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है आपका प्रोटीन कोट होता है और उसका डीएनए होता है, दोनों को ही क्या किया था, अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ टैग कर दिया था, और ये पता लगाया कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हो किस चीज का रहा है, प्रोटीन जा रहा है या फिर डीएनए जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पाया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी हम ये सारे एक्सपेरिमेंट को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, पहला हम लोग पढ़ते हैं आपका डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट इज हेल्ड बाय, ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा था आपका, इट इज डन बाय ग्रिफिथ। ठीक है, ठीक है, ये क्या था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, और इन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में, जो प्रोसेस की थी, किस क्या चीज चेक की थी यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पता लगाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स कोई चीज तो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, कोई चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। किस ईयर में किया था इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, इन 1928 में।
और किस चीज पे किया था, तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। स्ट्रेन क्या ली थी यहाँ पे इन्होंने, जिस स्ट्रेन पे इन्होंने वर्क किया था, विच इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे इन्होंने वर्क किया था। अब क्या किया इन्होंने इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, चलो देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, क्या किया इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन ली। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन ली। पहली स्ट्रेन थी आपकी स्मूथ स्ट्रेन, पहली स्ट्रेन कौन सी थी, स्मूथ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। ठीक है, और दूसरी थी आपकी कौन सी, रफ स्ट्रेन। दूसरी क्या थी, रफ स्ट्रेन। ठीक है, इसका नाम क्या लिया इन्होंने, आर स्ट्रेन। क्लियर है। अब ये स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता था आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक कोड। क्या पाया जाता था यहाँ पे, ये जो स्मूथ स्ट्रेन थी, इट इज कॉल्ड एज स्मूथ स्ट्रेन बिकॉज इट हैज म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोड। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोटिंग पाया जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मूथ स्ट्रेन। जबकि जो आपकी रफ स्ट्रेन थी, यहाँ पे ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है विच इज एब्सेंट। तो स्मूथ स्ट्रेन में आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोट पाया जा रहा है, जबकि रफ स्ट्रेन में एब्सेंट होता है। और जो आपका स्मूथ स्ट्रेन होता है, इट इज वायरुलेंट स्ट्रेन। ये स्ट्रेन कैसा होता है आपका, वायरुलेंट स्ट्रेन होता है। दैट मीन्स व्हाट, क्या करेगा वायरुलेंट स्ट्रेन, इन्फेक्शन कॉज करेगा, है ना, क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। लेकिन ये कैसा होता है आपका, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, इन्फेक्शन कॉज करेगा क्या, नो मैम। यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ये चीज क्लियर है सबको। ठीक है, तो क्या किया Yes. इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्ट्रेन ली। क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, है ना, प्रोकैरियोटिक स्ट्रेन है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपका 2 स्ट्रेन लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की। कौन कौन सी, एक स्मूथ स्ट्रेन और दूसरी रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन पे क्या चीज की कोटिंग थी आपकी, इसीलिए वो स्मूथ स्ट्रेन कहला रही थी, Mucopolysaccharides coat. रफ स्ट्रेन आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग से कोट नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग पाई जाती है, और ये कैसा होता है, वायरुलेंट इन नेचर, इन्फेक्शन को कॉज करेगा। लेकिन आपका जो रफ स्ट्रेन होती है, आर स्ट्रेन होती है, वो क्या होती है, नॉन वायरुलेंट होती है, कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट सेट किया। ये तो ऊपर का एक ओवरव्यू था कि ये चीजें ली। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, माइस पे वर्क किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हेल्प किया। तो इन्होंने क्या लिए, आपके माइस लिए। ठीक है, और आपके 4 ग्रुप बनाए। क्या बनाए, 4 माइस। ठीक है, और ड्राइंग देख के कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि नाम की ड्राइंग है बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, तुम लोग अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर माइस बना लेना। यस मैम। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, 4 माइस लिए। ठीक है, अब इस 4 माइस में क्या किया, अलग अलग तरीके से इन्होंने सैंपल लोड किए। ठीक है, किस चीज का सैंपल लिया इन्होंने, अपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्ट्रेन का। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, आपका लाइव, लाइव मतलब जिंदा, जो वायरुलेंट कॉज करेगा, एस स्ट्रेन। क्या लिया इन्होंने, लाइव एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाइव
आर स्ट्रेन लिया, फिर क्या किया इन्होंने, हीट किल कर दिया, किसको, एस स्ट्रेन को, मतलब एक स्पेसिफिक हीटिंग इफेक्ट दिया और जो आपका वायरुलेंट स्ट्रेन थी वो क्या हो गई, किल हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, हीट किल जो आपका एस स्ट्रेन था, ठीक है, उसको लिया, हीट किल एस स्ट्रेन को लिया, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड कर दिया इसके साथ ही, लाइव आर स्ट्रेन भी डाल दिया। क्या डाल दिया यहाँ पे, लाइव आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन भी डाल दिया। ठीक है, आर स्ट्रेन कौन सी वाली है, नॉन वायरुलेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये चीजें की। ठीक, तो क्या क्या चीजें लिया इन्होंने, 4 ग्रुप कौन कौन से लिए, पहले माइस में इंजेक्ट कराया क्या, लाइव एस स्ट्रेन, ठीक है, वायरुलेंट है जो, फिर दूसरे में क्या कॉज कराया, लाइव आर स्ट्रेन, तीसरे में क्या कॉज करवाया आपका, हीट किल एस स्ट्रेन, ठीक है, वायरुलेंट वाली, और चौथे में क्या कॉज करवाया, हीट किल हीट किल स्ट्रेन, एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर प्लस यहाँ पे और क्या ऐड कर दिया आपका, लाइव लाइव आर, आर। ठीक है, क्लियर। अब देखो इन्होंने रिजल्ट देखा, क्या किया, इंजेक्ट करवा दिया, क्या किया है ये सारे आपके इस माइस के अंदर, इंजेक्ट करवा दिए, और देखा कि क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ही लाइव एस स्ट्रेन एंटर हुआ माइस के अंदर, तो माइस क्या हो गया आपका, डेड हो गया, ठीक है, निमोनिया कॉज हो गया होगा, और माइस क्या हुआ, डाई, डेड। ठीक है, माइस मर गया। लेकिन जब इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन डाली, क्योंकि ये कैसा था आपका, नॉन वायरुलेंट था, तो क्या हुआ Survive. यहाँ पे, सर्वाइव। लीव सर्वाइव कर गया, जिंदा था, ठीक है। लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो क्या हुआ आपका, सर्वाइव। तो भी यहाँ पे क्योंकि एस स्ट्रेन क्या हो गया था, यहाँ पे जो वायरुलेंट वाला पार्ट था वो हीट किल्ड हो चुका था, तो अभी इन्फेक्शन कॉज करेगा क्या, नहीं No, कॉज no. करेगा, तो अभी सर्वाइव करेगा माइस, यस जिंदा मैम। रहेगा, यस मैम। ठीक है। लेकिन जब हीट किल्ड वाले को किसके साथ डाल दिया, आपके एस स्ट्रेन, लाइव। ठीक है, हीट डाई। स्ट्रेन को डाल दिया गया लाइव आर स्ट्रेन के साथ, तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या देखा कि अभी भी माइस क्या हो गया, डाई। मर डेड गया, अभी भी माइस क्या हो गया, मर गया। तो अभी इनको एक चीज समझ में आई कि जब ऐसे स्ट्रेन डाला तब भी ये क्या हो गया था, मर गया था, लेकिन हीट किल्ड करने के बाद माइस जिंदा था, मतलब कि इसका वायरुलेंस खत्म। लेकिन जब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डाल दिया गया किसके साथ, लाइव आर स्ट्रेन के साथ, तब भी माइस मर गया। दैट मीन्स जो इसका वायरुलेंट वाला पार्ट था, ठीक है, जो आपका इन्फेक्शन कॉज कराता था, वो एस वाले पेज से कहीं ना कहीं किसमें ट्रांसफर हुआ है, आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वाले पेज से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, आपके आर स्ट्रेन में आर स्ट्रेन। ट्रांसफर हुआ है। तो अभी इनको क्या समझ में आया कि कोई चीज तो ऐसी है जो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। क्या कंक्लूजन दिया इन्होंने अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस टू आर स्ट्रेन, एस से आर स्ट्रेन में कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, और लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया। ठीक है, बस ये बताया कि कोई चीज ऐसी थी जो एस स्ट्रेन से आपके आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रही थी। दैट मीन्स क्या हुआ, क्या हुआ होगा, ये जो एस स्ट्रेन था इसकी पूरी मशीनरी फेल हो गई, ठीक है, हीट किल्ड होने के बाद, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल बचा हुआ था, ठीक है, वाइबल कंडीशन में था। जैसे ही आर स्ट्रेन इसको मिला, तो आर स्ट्रेन के पास सारे मशीन अवेलेबल थे, सारी मशीनरी थी, ठीक है, क्या कैसे करना है आगे की प्रोसेस, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल किधर ट्रांसफर कर दिया, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन ने क्या की, इसकी कॉपी बनाना शुरू कर दी और इन्फेक्शन कॉज करवा दिया माइस में, और माइस क्या हो गया, डाई। ठीक है। Dead. तो ये क्या हुआ, ये तो इन्होंने बताया कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एस टू आर स्ट्रेन, बट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग, क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया। क्लियर है। यस मैम यस मैम। तो फिर आगे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ तक क्लियर सबको। यस मैम। यस यस मैम। मैम अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया विच इज आपका सेकेंड, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एवरी मैक्लोइड वाला। यस।
बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा इन्होंने, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें आखिर कौन सा ऐसा बायोकेमिकल एजेंट है, ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, आपकी स्ट्रेन यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंट हेल्ड कब हुआ आपका? 1944 में। कब करा गया ये? 1944 में। 1944 किसने किया? 3 एवरी साइंटिस्ट थे आपके, एवरी मैकलॉड मैकलॉड कार्डी, एंड तीसरा कौन थे आपके? एवरी। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके क्या किया, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल पे वर्क किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, काम जो था इनका, इन्होंने क्या किया, ही सेपरेटेड, ही क्यों बोले, दे बोले, 3 साइंटिस्ट है ना, एक ही को क्रेडिट कैसे दे दें, दे सेपरेटेड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स, बताओ कोई? प्रोटीन inorganic substances, carbon containing. कौन कौन से होते हैं आपके? ही सेपरेटेड ऑल द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ, कौन सी स्ट्रेन से लिया है ये आपका? एसिड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्योंकि एस स्ट्रेन पे वर्क किया गया था तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो, और कैसा है एस स्ट्रेन था आपका? हीट के। ठीक है, जहां पे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट डन हुआ था इन्होंने शुरुआत वहीं से की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड आपका जो एस स्ट्रेन था उसके बायोमोलिक्यूल का सेपरेशन कर लिया। क्लियर है? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, दीज ऑल आर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या किया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, और फिर क्या लिया आपका, सारे बायोमोलिक्यूल का सेपरेशन कर लिया, लिपिड लिया, डीएनए लिया, एंड क्या लिया, प्रोटीन लिया। ठीक है, चारों बायोमोलिक्यूल सेपरेट किए। ठीक, और कहाँ से सेपरेट किया है आपके एस स्ट्रैंड के? हीट किल्ड वाले से। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया, इस कार्बोहाइड्रेट को इंट्रोड्यूस करा दिया कहाँ पे? आर लाइव स्ट्रेन के साथ। ठीक है, इसका कार्बोहाइड्रेट लिया और कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया? आर लाइव स्ट्रेन के साथ। ठीक है, फिर लिपिड को भी किसके साथ डाला है यहाँ पे? आर लाइव स्ट्रेन के साथ। ठीक है, प्लस लगा लो। तो यहाँ पे भी किसके साथ? सबको आपका किसके साथ मिक्स कर दिया है? आर लाइव स्ट्रेन के साथ। यही किया था लास्ट में ग्रिफिथ ने, एस वाले को किसके साथ किया था? आर लाइव स्ट्रेन के साथ। इन्होंने क्या किया है, बायोमोलिक्यूल का सेपरेशन करके हर एक बायोमोलिक्यूल को हर बार आर लाइव स्ट्रेन के साथ मिक्स किया है। ठीक है, डन। अभी क्या किया इन्होंने, फिर से इंजेक्ट करवाया इसको, फिर से इंजेक्ट करवाया माइस में। ठीक है, इंजेक्ट करवाया। अभी क्या देखा इन्होंने कि जब कार्बोहाइड्रेट के साथ आर लाइव स्ट्रेन इंजेक्ट करवाया तो ये जो माइस था वो क्या हो गया, ये जो माइस था वो क्या हो गया आपका? बताओ, सरवाइव किया या नहीं किया? यस मैम। सरवाइव किया, तो जिंदा था। ठीक है, लाइव था ये। फिर लिपिड के साथ डाला तो क्या हुआ? लाइव। लाइव था तो भी। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने, डाई। जब डीएनए के साथ आर लाइव स्ट्रेन डाली तो क्या हो गया, ये वाला जो आपका माइस था वो क्या हो गया?
डाई हो गया, और जब प्रोटीन के साथ डाला तो भी क्या हो गया, ये डाई हो गया। अरे सॉरी, प्रोटीन के साथ डाला तो क्या हो गया, सरवाइव करेगा, ठीक है, जिंदा था। ठीक, तो इनका रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आया कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन के साथ जब हमने आर स्ट्रेन डाली तो क्या हुआ, यहाँ पे सरवाइव किया। दैट मीन्स आपका जो वायरुलेंट स्ट्रेन था वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। एस स्ट्रेन का वायरुलेंट वाला पार्ट यहाँ कहीं पे भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, मतलब यहाँ कहीं पे भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस ना इसमें हुई, ना इसमें हुई, और ना इसमें हुई। तो क्या पता चला आपका ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस कहाँ हुई है, डीएनए वाले में। ठीक है, कहाँ हुई है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आपकी, डीएनए वाले पार्ट में हुई है, ठीक है। तो ये तो इनका आपका था मैक्लियोड मैकार्टी एंड एवरिक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं होता। देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या होता है, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं अच्छा हो सकता है ऐसे ही आ गया हो, है ना, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो आगे भी इसके बाद क्या हुआ, रिसर्च की गई। इनका रिजल्ट क्या आया बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, बताओ रिजल्ट क्या आया, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला मैम डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। कि डीएनए क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर, यस Yes, नोट ma'am. कर रहे हो ये सारी चीजें, यस मैम। Yes. एक मिनट रुको। नोट कर लो तब से सब लोग। क्लियर है इतना, चलो आगे क्या देखा गया यहाँ पे, इसी एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या था आपका, कुछ एंजाइम्स लिए गए, क्या लिए गए, कुछ एंजाइम्स लिए गए। प्रोटीएज क्या करेगा बताओ बेटा, प्रोटीएज क्या करेगा, Proteins को प्रोटीन digest डाइजेशन, करना। और आरएनएज क्या करेगा, आरएनए डाइजेशन, प्रोटीएज क्या करेगा आपका, प्रोटीन डिग्रेड Protein. करेगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा, और आरएनएज क्या करेगा, आरएनए डाइजेशन। आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्या किया गया यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में, आपका सैंपल लिया गया, क्या किया गया, सैंपल लिया गया, और इस सैंपल में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई। पहली बात तो डीएनए डाला गया एस स्ट्रेन का, ठीक है, क्या डाला गया, डीएनए डाला गया किसका, एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का, ठीक। दूसरा क्या किया गया यहाँ पे, लाइव आर स्ट्रेन डाली गई, क्या डाला गया, लाइव आर स्ट्रेन डाली गई। तीसरा यहाँ पे क्या डाला गया, प्रोटीएज डाला गया, क्या डाला गया यहाँ पे, प्रोटीएज डाला गया, और क्या डाला गया यहाँ पे, आरएनएज डाला गया, ठीक है, क्लियर। ये इतनी सारी चीजें डाली गई। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जब प्रोटीएज डालेंगे तो क्या होगा, जितना भी यहाँ पे प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। ठीक है, इट विल डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो प्रोटीन चला गया आपका, ठीक है, और क्या किया, आरएनए डाला तो आपका आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया। अब यहाँ बचा क्या, डीएनए डीएनए डाला हुआ था हमने, तो डीएनए बचेगा या चला जाएगा, बचेगा। है ना, यहाँ पे डीएनए बचा हुआ था। तो यहाँ पे क्या देखा गया, ये जो एस स्ट्रेन का डीएनए था इसने क्या किया, ये आपके लाइव आर स्ट्रेन के साथ क्या किया, इसने मिक्स कर लिया खुद को, और ये जो बचा हुआ पार्ट था इसको जब हमने माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हो गया, डाई। माइस क्या हो गया, डाई हो गया। Die. तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यस क्या मैम। देखा गया कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हम पहले ही प्रोटीन एंड आरएनए को डाइजेस्ट कर चुके थे। तो बचा हुआ मटेरियल क्या था हमारे पास,
डीएनए था। डी ठीक है, अभी ये देखा गया कि अभी भी कोई चीज यहाँ पे आर स्ट्रेन के पास ट्रांसफर हुई है, जिसने क्या कर दिया, माइस को किल कर दिया, है ना। माइस जो था आपका, उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज थी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो चुका था, आरएनए भी डाइजेस्ट हो चुका था, तो व्हाट वुड बी दिस, क्या होगा ये DNA। आपका डीएनए था। डीएनए अभी आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है कि इफ वी आर डीएनए तो क्या होगा, बताओ। मैम DNA डाइजेस्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, कंक्लूजन बताओ, मैम नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा यहाँ पे, नो ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और माइस कैसा रहेगा आपका, लाइव। Live. माइस जो है वो क्या रहेगा लाइव आपका, लाइव रहेगा। क्लियर है, यस मैम। Yes. यस मैम चलो ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट किसका था, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेटा वर्क किस पे किया, ई कोलाई। Escherichia coli. और Bacteriophages. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, क्या होता है बैक्टीरियोफेज, बताओ। Virus that मैम virus वायरस that में बैक्टीरिया को किल वायरस करता को है। क्या करता है, बैक्टीरिया bacteria को किल करता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या था आपका, ये जो आपका वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, दैट मीन्स क्या करता होगा ये, मैम इसका जेनेटिक प्रोसेस क्या मटेरियल। होता है, हाँ एग्जैक्टली इसका प्रोसेस क्या होता है आपके, कि ये अगर आपकी बैक्टीरियल सेल है सपोज, ठीक है, ये आपकी क्या है, बैक्टीरियल सेल है, तो ये करता क्या है आपका, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या करता है, इस तरीके से आके यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करा, ठीक है, इसकी सरफेस पे आया है, तो ये क्या करता है, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कहाँ डाल देता है, ई कोलाई के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे, एक तो आता है इसका प्रोटीन कोड, क्या क्या चीजें आती हैं, इसका प्रोटीन कोड आता है, और दूसरा क्या पार्ट आता है आपका, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक डीएनए मटेरियल इसका। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसके अंदर आता है तो बाकी काम कौन करता है इसका, जो भी मशीनरी मिलती है इसको इकोलाई के पास, बैक्टीरिया के पास, उसी के थ्रू क्या कर लेता है ये, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कर लेगा। और क्या कर देगा, रेप्लिकेशन करने के बाद इस पूरी बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके बाहर निकल आता है, और फिर से क्या हो जाता है आपका, लाइव कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये अब किसके अंदर ग्रो होता है आपका, इकोलाई के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को क्या किया हार्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, बस इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, जो हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने किया क्या, लेबलिंग करी। ठीक है, किसकी लेबलिंग की, प्रोटीन को, और दो चीजें ली यहाँ पे, क्या क्या चीजें ली, एक लिया प्रोटीन और दूसरा क्या लिया, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, किन दो चीजों को टारगेट किया, क्योंकि इनको क्या कंफर्म करना था कि प्रोटीन है, एक्चुअल में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आपका प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर, तो इन्होंने किन किन दो चीजों को टारगेट किया, आपके प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पे, जो आपका प्रोटीन था इसको क्या किया, लेबल कर दिया, किसके साथ, रेडियो एक्टिव, लेबलिंग करवा दी दोनों की, प्रोटीन की भी और न्यूक्लिक एसिड की। तो इसको रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ लेबल कर दिया। ठीक है, किसके साथ लेबल कर दिया, सल्फर के साथ। ठीक है, क्लियर, और जो आपका न्यूक्लिक एसिड था इसको किसके साथ लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के फॉस्फोरस। साथ। P32, ठीक है, S35 आपका, और P क्या हो जाएगा, S35 और P32। ठीक है,
कर दिया। अब पहचान हो जाएगी, ये बताओ टैगिंग क्यों की गई है, रेडियो एक्टिव लेबल क्यों किया गया इनको, ताकि आपका प्रोटीन टैग हो गया, न्यूक्लिक एसिड टैग हो गया। अब अगर हम इस रेडियो एक्टिविटी के थ्रू पता लगाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या चीज गई है वहां पे, यस मैम। है ना। वहां पे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वहां पे हम जाके चेक कर सकते हैं ना कि रेडियो एक्टिव पैलेट कौन सा मिला यस सेंट्रीफ्यूगेशन मैम। करने के बाद, है ना। तो जो सा पैलेट मिलेगा, अगर S35 मिला तो हम समझ जाएंगे कि क्या चीज ट्रांसफॉर्म हुई है, बताओ। प्रोटीन प्रोटीन ट्रांसफॉर्म हुआ है। लेकिन अगर क्या मिला हमको, P32 तो ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या मिला अगर हमें P30 आपका P32 मिला तो क्या पता चल जाएगा कि क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है, हमारा न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड। ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सल्फर लेवल आपका प्रोटीन था, किसको किया है यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट किया क्या है, प्रोटीन किसका है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का, और न्यूक्लिक एसिड भी किसका है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है। अभी क्या करेगा, ये सेल के पास जाएगा इकोलाई की, और यहाँ पे क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, इस तरह से जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। और यहाँ पे जो भी इसका, इस वाले को येलो कलर से बना देते हैं और उस वाले को ग्रीन से बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, क्या चीज अंदर जा रही थी अभी हमको नहीं पता है, अभी इस एक्सपेरिमेंट के पहले हमें नहीं पता कि अंदर जाता क्या है। ठीक है, इसने ट्रांसफॉर्म किया कुछ तो चीज, और क्या किया उसके बाद, यहाँ से ये पार्ट अलग हो गया। क्लियर है, ये पार्ट आपका अलग हो गया, और जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना था वो क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने इस सेल को लिया, ग्रो करवाया, और इसको क्या किया हमने बाद में, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या किया यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और इसके पैलेट को चेक किया। ठीक है, क्या चेक किया यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, इसके पैलेट को, पैलेट मतलब नीचे क्या चीज है जो डेंसली प्रेजेंट है आपके सैंपल में। तो यहाँ पे देखा गया कि आपकी सल्फर S35 कहीं पे भी नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे पैलेट में क्या चेक किया गया, नो S35 इन सेल्स। ठीक है, जो ये सेल्स थी यहाँ पे कहीं पे भी आपका S35 नहीं मिला। और ये बात समझ में क्या किया इन्होंने, ये जो आपका बैक्टीरियोफेज था इसके प्रोटीन को टैग कर दिया सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ। ठीक है, जब ये आया तो इसने अपना कुछ पार्ट अंदर दिया और बाकी बाहर रह जाता है। अब अभी पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, क्या चीज अंदर आई है। ठीक है, अभी तक इस एक्सपेरिमेंट के पहले पता ही नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, सेल को ग्रो कराया, और यहाँ पे इस सेल का क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है आपका, रोटेशन पर मिनट की एक टेक्निक होती है, जिसमें क्या करता है हमारा सैंपल 1 मिनट में कई बार मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम क्या करता है, रोटेट करता है। हर एक सैंपल का अलग अपना RPM होता है। ठीक, तो जो होता है दो चीजें मिलती है, एक सुपरनेटेंट, जो चीज हल्की होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो चीज भारी होगी वो नीचे पैलेट में आ जाएगी। तो जब पैलेट चेक किया गया तो यहाँ पे इस सैंपल में सल्फर कहीं पे भी नहीं पाया गया। और सल्फर के साथ क्या टैग था बताओ, क्या टैग था सल्फर के साथ, प्रोटीन टैग था। तो कहीं भी यहाँ प्रोटीन मिला क्या नो आपको, मैम। प्रोटीन नहीं मिला, दैट मीन्स सल्फर प्रेजेंट नहीं था, मीन्स Protein is नो not on. प्रोटीन, नो प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन मिली क्या यहाँ पे, नो मैम। नहीं मिली। चलो No, ये ma'am. कि प्रोटीन तो नहीं है भाई आपका, वो जो बायोमोलिक्यूल जा रहा है अंदर विच इज नॉट प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन नहीं है आपका। फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट सेल ली। ठीक है, एक इकोलाई और लिया, और इस इकोलाई को क्या कर दिया, फिर से इन्फेक्ट करवाया। ठीक है, इसको हम ग्रीन कलर से कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी जो भी चीजें थी वो क्या हुई आपकी, ट्रांसफॉर्म हुई इस इकोलाई के अंदर। ठीक है, तो क्या ट्रांसफॉर्म हुआ यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल अंदर आया, और प्रोटीन कोड क्या होता है वहीं से
बाहर रह बाहर। जाएगा, ठीक है, आपका ये वाला पोर्शन बाहर रह जाएगा। ठीक, अभी क्या हुआ, अब अभी भी नहीं पता था कि अंदर गया क्या है भाई, फिर से क्या किया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करा दे, ग्रो कराया और क्या कराया आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, Centrifugation. और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिर से क्या किया, पैलेट Palette. चेक किया, क्या चेक किया यहाँ पे, Palette. पैलेट चेक किया, ठीक है। अब जब पैलेट चेक किया तो यहाँ पे क्या देखा गया आपके, जो ये P32. सेल स्टीम में क्या पाया गया, फॉस्फोरस, क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, Phosphorus. 32 प्रेजेंट था, ठीक है। P32 क्या था आपका यहाँ पे प्रेजेंट था, दैट मीन्स किसकी प्रेजेंस पता चली यहाँ पे, अगर यहाँ फॉस्फोरस DNA. प्रेजेंट है तो फॉस्फोरस किसके साथ टैग था, Nucleic acid. तो मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं, क्या पता Yes, चला yes. यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, ठीक है, आपका न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आखिर इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज ऐसी है जो जा रही है अगली सेल में, Nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड जा रही है, ठीक है। अभी तक क्या पता, अभी तक क्या चीजें चल रही थी कि प्रोटीन जाता है या न्यूक्लिक एसिड जाता है। तो हार्श और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया कि बैक्टीरियोफेज से जो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है इकोलाई सेल के अंदर, विच इज न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स आपका क्या है डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, बताओ क्या DNA. पता चला कि डीएनए इज एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वही आपका एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ये पता लगाया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस टू आर स्ट्रेन, कोई चीज है जो एस से आर स्ट्रेन में जा रही है, लेकिन वो क्या चीज है ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे। फिर क्या हुआ, आपका जो बायोकेमिकल एनालिसिस हुई ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें क्या पता चला, उन्होंने भी क्या बताया आपका कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें भी क्या उनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आया कि आपका डीएनए जो होता है विच इज ट्रांसफॉर्म, है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर लाइव स्ट्रेन के साथ और इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट ना लिपिड ना प्रोटीन, ठीक है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट इसी सेट में किया गया था आपका, कौन सा, सैंपल के अंदर क्या डाला गया आपका, डीएनए डाला गया हीट शील्ड वाला, आर लाइव स्ट्रेन डाली गई, प्रोटीएजेस डाले गए, आरएनएस डाले गए, और क्या किया गया, डाइजेशन करवा दिया गया। तो प्रोटीएज डाइजेस्ट मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या आपका DNA. तो पार्ट बचा विच इज डीएनए। तो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि डीएनए क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर उस सैंपल को जब माइस में इंजेक्ट करा गया तो माइस क्या हो गया, डाई, ठीक है, मर गया माइस। तो पता चला कि इन्फेक्शन कॉज हुआ है भाई, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई चीज तो ट्रांसफर हुई, क्योंकि आर स्ट्रेन इज नॉट कैपेबल फॉर द इन्फेक्शन, आर स्ट्रेन आपकी वायरुलेंट तो होती नहीं, ये तो इन्फेक्शन कॉज करेगी नहीं, तो एस स्ट्रेन से ही कोई चीज ट्रांसफर होके आई है आर स्ट्रेन में, और क्या करवा दिया इसने, इन्फेक्शन करवा दिया। फिर आपके हार्शी और चेज एक्सपेरिमेंट ने किसके ऊपर इन्होंने किया, आपके ई कोलाई एंड बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों को क्या किया गया, टैग किया गया, ठीक है, रेडियो एक्टिव आपके सैंपल के साथ, सल्फर के साथ प्रोटीन को टैग किया गया और रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ न्यूक्लिक एसिड, और जब इनको अलग अलग सेल्स में ग्रो करवाया गया तो क्या पाया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कि जिस सैंपल को हमने सल्फर से ट्रीट करवाया था वहां पे पैलेट में कोई भी सल्फर प्रेजेंट नहीं था, दैट मीन्स प्रोटीन तो आया ही नहीं इकोलाई के अंदर, यही पता चलता है ना, अगर प्रोटीन आया होता तो सल्फर मिलता क्योंकि टैग था वो उसके साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्रोटीन मिला ही नहीं, दैट मीन्स प्रोटीन आया ही नहीं अंदर। लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड वाले जो ग्रो करवाया था कल्चर, उसको चेक किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो पैलेट में क्या मिला हमको, फॉस्फोरस मिला, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है, अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो क्या पता चला हमें कि जो चीज बैक्टीरियोफेज से इकोलाई के अंदर आई थी और इन्फेक्शन कॉज किया था वो क्या थी आपका एज ए जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक सारी चीजें। यस और मैम. क्या पढ़ा आज आपका, न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, मैम, हिस्टोन ऑफ टेलोमेर के ऊपर जो
डीएनए रैप Octamer करता ना, है। आपका हिस्टोन के ऑक्टोमर्स होते हैं, उसके ऊपर डीएनए डीएनए रैप होता है। इतना स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। अब ये काफी सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ H1 लिंकर से लिंक्ड होते हुए क्या बना लेंगे? क्रोमेटिन। क्रोमेटीन। बना लेंगे। क्लियर है? दो आपका क्रोमेटिन के दो हिस्से होंगे, आपका यू क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। यू से यू कैरियोट याद रखना, तो यू वाला आपका फंक्शनल है, एक्टिव फॉर्म है, लाइट मैम। होगा और लूजली पैक्ड होगा, ठीक है, क्योंकि उसको आगे वर्क करना Yes. है। और आपका यू क्रोमेटिन जो होता है वो, अरे हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो सिर्फ इनएक्टिव। इनएक्टिव है, टाइटली आपका कैसा है, बॉन्डेड टाइटली पैक्ड है और एंड डार्क स्टेन। Dark. ठीक है, डार्क stain. स्टेन करेगा, डेंसली पैक्ड है। क्लियर? ये सारी Yes. चीजें की थी। और कुछ चीजें आपका क्या पढ़ा है हमने आज? और मैम पैकेजिंग। पैकेजिंग पढ़ी और डबल हेलिक्स रूल। पढ़ा। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? यस मैम। Yes, तो ma'am. ये सारे Yes. एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूफ क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला? दैट डीएनए इज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। Material. जो चीजें आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्लियर नहीं हुई थी, वो आपका क्या हुआ, आगे के एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो गई कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो आखिर है क्या। तो ये आपका डीएनए है जो क्या करता है, एक Transform. ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो No, मैम। ma'am. No. पक्का क्लियर सारी चीजें? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. पक्का डन? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। थैंक यू मैम। Thank you.